हेलो और नमस्ते दोस्तों, ऑनीज एक्वा का आज एक नया वीडियो में आप सभी को स्वागत है। और जहां पे आज आप देखने वाले हो एक डिस्कस फार्म, तो चलिए आपको सैर करा लेते हैं आज एक नया डिस्कस के फार्म में, जो कि है बदलापुर में। तो ये है मुंबई के काफी नजदीक एक जगह जिसका नाम है बदलापुर। पर गौर कीजिएगा, आज का वीडियो का टॉपिक है डिस्कस का इंटेस्टिनल डिजीज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये फार्म का नाम है सारास डिस्कस, जिनका ओनर है मिस्टर शिवादा। आज का जो टॉपिक है इंटेस्टिनल डिजीज ऑफ डिस्कस। तो ये प्रॉब्लम तो दो तरह का भी हो सकता है, एक है वर्म्स और एक है पैरासाइट्स। तो क्या एक हॉबिस्ट के लिए ये पहचानना क्या ये पॉसिबल है, और अगर है तो फिर वो किस तरह? दादा, डिस्कस का पैरासाइट्स और उसका वर्म, ये दो डिफरेंट चीज़ें ज़रूर है, लेकिन इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी है। आपके फिशेस में, आपके टैंक्स में, तो वो आपको देखना ज़रूरी है। टैंक्स में आपके फीड के बाद उसका जो पूप है वो कैसा दिख रहा है, ब्लैक है, नॉर्मल जैसे रेगुलर बेसिस पे जो फीड अगर खा रही है फिश, और उसका अगर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर है तो वो नॉर्मली ब्लैक उसका एक्सक्रीटा होना चाहिए। अगर कई कबार ऐसा होता है कि डिस्कस में फीड लेती है फ़िश, लेकिन उसके बॉडी को उतना न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो वो एक वापस डिपेंड करता है। इसमें ये कई सारे फैक्टर्स हैं। देखिए, तो आपको ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। मैं मतलब एक हॉबीज़ को या आपके व्यूअर्स को कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा कि ये इंटेस्टिनल प्रॉब्लम है पैरासाइट्स की वजह से या फिर ये वर्म्स का इशू है। तो बेटर ये है कि या तो आप एक छोटा सा वीडियो कैप्चर करिए, और उस वीडियो को देखने के बाद, चाहे अगर उन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया है या कोई एक्सपर्ट है जो आपको उसमें एग्जैक्टली बता सकता है कि ये वर्म्स का इशू है या पैरासाइट्स का, वो ऑब्जर्वेशन के बाद ही बताया जा सकता है। तो मेरी राय में तो ये कंफ्यूजन मैं नहीं क्रिएट करना चाहूँगा एक हॉबीज़ के लिए या आपके व्यूअर्स के लिए। शिवादा, ज़रा ये बोलिएगा कि एक हॉबिस्ट किस तरह से डिस्कस का वर्म्स और पैरासाइट्स वो प्रिवेंट कर सकता है? अगर डिस्कस को आप प्रिवेंट करना चाहते हो कि उसको वर्म्स या इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, तो 100% तो ऐसा हो नहीं पाएगा। हाँ, लेकिन ज़रूर कुछ उसमें प्रिकॉशंस है, कुछ स्टेप्स है जो अगर आप लेते हो तो ज़रूर उसमें आपको एक प्रिकॉशनरी स्टेप आप कह सकते हो कि जिसमें डिस्कस को आप प्रिवेंट कर सकते हो वर्म्स या पैरासाइट से। सो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिस्कस जो आप उसका जो टैंक है वो आप कैसे मेंटेन करते हो। डिस्कस का पानी क्लीन होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे उसका मेंटेनेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ आपने फ़िल्टर्स वगैरह रखे हैं तो फ़िल्टर्स को भी क्लीन करना ज़रूरी है, उसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया होना और उसका मेंटेनेंस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पैरासाइट्स या वर्म्स में प्ले करती है, वो एक बहुत बड़ा चीज़ है जो फीड आप दे रहे हो। डिस्कस को जो फूड खिला रहे हो, वो फूड एक हाई क्वालिटी का न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए, पैरासाइट फ्री, वर्म फ्री होना चाहिए। जैसे कि अगर आप कोई लाइव उसमें फीड दे रहे हो, ब्लड वर्म्स हो गया, ट्यूबिफेक्स हो गया, तो उसे अवॉइड करना चाहिए। जिस सोर्स से आप लाइव फीड दे रहे हो वो एक रिलायबल सोर्स होना चाहिए, कल्चर्ड होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट करती है, जिससे आप हेल्दी डिस्कस रख सकते हो, वर्म फ्री और पैरासाइट फ्री रख सकते हो। अच्छा शिवादा, मानिए कि अगर एक मेन टैंक में एक डिस्कस को वो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम आपका हुआ है, तो इन दैट केस क्या एक हॉबिस्ट को
क्या सिर्फ उसी को अलग सा ट्रीटमेंट करना चाहिए, ना कि वो पूरा का पूरा टैंक में जिसमें सब डिस्कस है वो सब एक ही साथ उसको ट्रीट करना चाहिए? आपका क्या राय है? अगर आपको ट्रीट करना है फिशेस को, तो जैसे ये डिपेंड करता है कि एक फ़िश जो इन्फेक्टेड है या जिसको वर्म्स हुआ है उसको ट्रीट करना है या फिर सारे फिशेस को करना है। अभी देखिए, एक हॉबीस्ट है तो उसके पास मल्टीपल टैंक्स हो सकते हैं, नहीं भी होंगे। तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आप ट्रीट करते हो तो आपके पास अगर एक हॉस्पिटल टैंक है तो वेल एंड गुड। आप जो फिशेस है उसको चेरी पिक करके, जो इन्फेक्टेड फिशेस है या जिसको वर्म्स पैरासाइट का हुआ है इन्फेक्शन, उसको अलग से निकाल के आप कर सकते हो। या फिर अगर किसी हॉबीस्ट के पास मल्टीपल टैंक्स नहीं है या हॉस्पिटल टैंक जिसमें वो अलग से फ़िश को डाल सकता है, अगर ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है तो उसमें आप एक कर सकते हो। जब ट्रीटमेंट करते हो, दो चीज़ का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। एक तो फीड जो है वो कम्प्लीटली आपको स्टॉप करना है, ताकि वो जो साइकिल है वो हमको ब्रेक करना है। वो जो वर्म्स का जो साइकिल होता है उसको भी स्टॉप करना है। और दूसरी चीज़, जो आप मेडिकेशन यूज़ करते हो, मान लीजिए कोई एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हो या फिर कोई डीवर्मिंग का कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हो, तो उसमें ऑलरेडी प्रोडक्ट पे भी मेंशन किया हुआ रहता है कि आपको जो फिल्ट्रेशन कम्प्लीटली आपको निकालना होगा। तो मान लीजिए स्पॉन्ज फिल्टर है या फिर कोई कार्बन फिल्ट्रेशन वगैरह कुछ है, कैनिस्टर है, तो उसको आपको कम्प्लीटली उसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अच्छा शिवादा, अगर किसी को अगर उसका डिस्कस को कुछ इंटेस्टिनल प्रॉब्लम अगर होता है, तो ये काइंडली आप उसको किस तरह से उसको ट्रीट कीजिएगा, कौन सा मेडिसिन से, और उसका डोजेज भी काइंडली थोड़ा रिकमेंड कीजिएगा। में दादा, डिस्कस में अगर वर्म्स को या पैरासाइट्स को ट्रीट करना है तो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स है और बहुत सारे डीवर्मिंग प्रोडक्ट्स है। मैं किसी ब्रांड को एंडोर्स तो नहीं कर रहा हूँ, बट जैसे नॉर्मली डीवर्मर्स आते हैं, बहुत सारे हैं मार्केट में। बबल्स एंड ट्रबल्स का एक डीवर्मर आता है, उसके बाद और भी काफ़ी सारे हैं। वर्म आउट करके एक डीवर्मर है, वो आप यूज़ कर सकते हो। और जनरल कोर्स में कई बार हम लोग मोस्ट ऑफ द डिस्कस हॉबीज़ मेट्रोजिल 400 या 200 तो जानते हैं। फिर आपको एक 100 लीटर्स के लिए 1 ग्राम का डोसेज नॉर्मली यूज़ होता है। तो एक 100 लीटर का अगर आपका टैंक है, वाटर वॉल्यूम के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से डोसेज एडजस्ट करके उसको एडमिनिस्टर करना पड़ेगा। देखिए, इसमें डोसेज की अगर बात करें तो मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेकमेंड करूँगा, अगर फ़िश खा रही है खाना, तो उसको फ़िश को खाने में ही मेडिसिन दिया जाए, जो एंटीबायोटिक है मेट्रोजिल 400। नॉर्मल का डोसेज 1 ग्राम पर 100 ग्राम फीड होता है अगर आप फूड में देते हो तो। लेकिन आपको ये भी इंश्योर करना है कि फूड देते वक्त आप फ्रेशली उसमें वो जो मेडिसिन है ग्राइंड करके उसको फूड में मिक्स करके दे दो, क्योंकि अगर वो वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो 8 घंटे बाद वैसे भी वो मतलब मेट्रोजिल का कोई इफ़ेक्ट रहेगा नहीं। तो ये आपको ध्यान देना है कि वो फूड खा रही है तो ऐसे करके देना है उसको, 1 ग्राम पर 100 ग्राम फीड। तो मान लीजिए अगर आप मेट्रोजिल 400 यूज़ करते हो तो लगभग 2.5 गोली उसमें ग्राइंड करके आपको डालनी पड़ेगी। अच्छा शिवादा, ये तो डीवर्मिंग लेके तो अलग अलग लाइक एक्सपर्ट्स का अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, पर आपका ओपिनियन क्या है कि क्या डीवर्मिंग हर कुछ 2-3 महीने में या तो 1 महीने में उसको करना एज प्रिवेंशन के तौर पे, क्या वो अच्छा होता है? ना कि डीवर्मिंग तभी करना चाहिए जब कि एक डिस्कस को एक्चुअली वो इन्फेक्ट हुआ। देखिए दादा, इसमें डिस्कस को रेगुलर ट्रीट करना कोई कंपल्सन नहीं है। हालांकि कोई जाने माने ब्रीडर्स है वो रेगुलरली भी रेकमेंड करते हैं। जहाँ तक मैं अपनी हैचरी में डिस्कस को ट्रीट करता हूँ, मैंने कभी पर्सनली तो ऐसे रेगुलर ट्रीटमेंट नहीं रखा है।
मुझे अगर लगता है कि कोई अगर प्रॉब्लम है, इसमें ऑब्ज़र्वेशन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं फ़िशेस को देखता हूँ उनके फीडिंग स्केड्यूल के वक्त वो कैसा फ़िश फीड खा रही है, या फिर कुछ उसको अगर इश्यूज़ है कुछ, तो उसका जो एक्सक्रीटा होता है जो वो शिट करती है, तो उसमें मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ। अगर वो नॉर्मली ब्लैक दिखती है और उसमें कोई इश्यूज़ नहीं है, जैसे कि वाइट शिट होता है, या फिर कई बार आपको एक टेप की तरह एक स्ट्रिंगी वाइट पूप निकलता है, तो उससे आपको इंडिकेशन हो सकता है कि इसको पॉसिबली पैरासाइट्स का या कह दीजिए वर्म्स का कुछ इशू है। बट ऐसा कोई मैं स्केड्यूल फॉलो नहीं करता हूँ कि एवरी 15 डेज़ या 1 मंथ मैं डीवर्मिंग करता ही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अगर लगता है फ़िशेस को कोई इशू है तो ऑफ कोर्स वो इमीडिएट बेसिस पे करना बहुत ज़रूरी है। और ये भी ज़रा काइंडली बोलिएगा कि एक हॉबिस्ट किस तरह से आपको कांटेक्ट करे, आपका कांटेक्ट नंबर ज़रा दीजिएगा, और साथ ही साथ काइंडली आपका लोकेशन ज़रा शेयर कीजिएगा कि अगर कोई आपको पहुंचना चाहते हैं तो फिर आपको किस तरह से आपका फार्म में वो पहुंचे। थैंक यू दादा, आज आपने मेरा फार्म का वीडियो कवर किया। मैं आपके व्यूअर्स को और सभी जो डिस्कस हॉबीस्ट है उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फार्म पे विज़िट करना चाहते हैं पर्सनली, तो अगर आप मुंबई में हो तो सबर्ब्स में आप कर्जत की जो लोकल है या फिर बदलापुर लोकल है वो पकड़ के आ सकते हो। स्टेशन पे उतरने के बाद वहाँ से आपको शेयर ऑटो भी मिल जाएगी। लोकेशन आपको वेस्ट में, बदलापुर वेस्ट में आना है, और सबसे बड़ा लोकेशन तो डी मार्ट है बदलापुर वेस्ट का। वहाँ पे अगर आके वहाँ से फार्म काफ़ी पास में है, तो मैं लोकेशन भी उनको सेंड कर दूँगा। लेकिन जब भी विज़िट करें तो एक प्रायर कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट लेके विज़िट करें, क्योंकि मेरा स्केड्यूल बहुत बिज़ी रहता है। तो हो सकता है कभी मैं अवेलेबल नहीं भी हूँ, तो इतनी दूर से अगर कोई आता है तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो उनका जो विज़िट है वो किसी भी तरह से वेस्ट हो। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं उसका भी जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इसी के साथ बहुत बहुत थैंक्स। आपने फिर से आपको थैंक्स देना चाहूँगा कि आपने ये वीडियो कवर किया, और मुझे यकीन है कि बहुत से लोगों को इसका फ़ायदा होगा। स्टॉक्स के लिए कुछ इंक्वायरी हो तो ज़रूर आप मुझे पूछ सकते हो, और अगर मेरे पास स्टॉक नहीं भी होता है तो हम अवेलेबल करके दे सकते हैं। और मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 8237730771। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। नॉर्मली मुझे एक मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे, क्योंकि मैं नाइट शिफ्ट्स में काम करता हूँ, तो डे में अगर वो कॉल करेंगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि मैं कॉल आंसर नहीं करता हूँ या पिकअप नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा स्केड्यूल थोड़ा सा अलग चलता है। लेकिन मैं उनके मैसेज को रिप्लाई ज़रूर करूँगा, और अगर ज़रूरत होगी तो मैं उनसे कॉल करके भी उनसे बात कर लूँगा। Thank you, Shivada, for coming to Oni's Aqua. And to friends, in this manner, I wind up this video, and I wish you all a very, very happy discuss keeping and intestinal problem free discusses.